छठ, हैप्पी बिलेटेड सारी पूजाएं जो भी आपने करी है इतने दिनों में, सबका एक साथ आप सभी लोगों को हैप्पी बोलता हूँ। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का। क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? नहीं, अगर सुनाई देने लगी आवाज तो समझ ले काम हो गया है खराब। इतने दिनों के बाद अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो समझ ले काम खराब हो गया है। आवाज दिखाई देनी चाहिए और वीडियो सुनाई देनी चाहिए। गुड आफ्टरनून, मिस यू, लव यू मेरे बच्चों। आप सभी लोगों को बहुत याद किया, बहुत मिस किया। मुझे लगता है जमाने बीत गए हम लोग के मिले हुए, एक अर्सा बीत गया हम लोग के मिले हुए, लेकिन अपनी पुरानी यादों के साथ अपने समय को बिताते बिताते हम लोगों ने अपनी दिवाली की छुट्टियां निकाली और आज एक बार फिर से वो दिन आ गया है जब हम एक दूसरे के आमने और सामने हैं। तो आवाज बिल्कुल दिखाई दे रही है, मैं बिल्कुल सुनाई दे रहा हूं, मेरी वीडियो आपको सुनाई दे रही है, तो चैट बॉक्स के अंदर एक बार लाली लालू कर देंगे। लाल लाल कलर के चैट बॉक्स को देखना चाहता है आपका ये मास्टर। अरसा बीत गया चैट बॉक्स में दिलों की बारिश देखे हुए, दिलों की बारिश देखे हुए अरसा बीत गया था। एक बार फटाफट से, अगर आवाज बिल्कुल क्लियर है, वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, तो चैट बॉक्स के अंदर लाल कलर के पत्ते दिखाई देने चाहिए, झूम जाने चाहिए ये लाल कलर के पत्ते। आय हाय, ये लाली, आह ये लाली, ओह ये लाली। ये देखिए जमाना गुजर गया था, ये देखिए जमाना गुजर गया था भाई साहब। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी लोगों के दिलों की बौछार यहाँ तक आ रही है, आपके दिलों की बौछार से ये शरीर मेरा अंग अंग भीग चुका है, बरस चुका है पूरा का पूरा ये प्रेम का बादल, तो अब ये शरीर भीग चुका है। आय हाय हाय, बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग, भीग गया सब अंग। तो शुरू करते हैं मेरे लवी बच्चों के साथ आज की प्यारी सी क्लास। और आज की प्यारी सी क्लास में हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने क्लास के 12th का सिलेबस शुरू कर दिया था। हम लोगों ने क्लास 12th का सिलेबस शुरू कर दिया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है जी। बोलो, मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग, लव यू मेरा बच्चा, लव यू मेरा बड़े लोग। तो यहाँ देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होगी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने परिचय लिया था, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक परिचय किया था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या किया था हम लोगों ने? ह्यूमन के रिप्रोडक्शन का एक परिचय लिया था। और हम सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है, हर जीव के लिए रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता होती है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन करना, एक बार फिर से अपने जैसी संततियों की, अपने जैसी प्रोजेनीज की, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन करना ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और रिप्रोडक्शन का पर्पस होता है ताकि एक्सटिंक्शन को बचाया जा सके, एवोल्यूशन किया जा सके, सोसाइटी में समाज में वैरायटीज को ऐड किया जा सके, वेरिएशंस को ऐड किया जा सके, विविधताएं लाई जा सके, समाज में विविधताएं लाई जा सके, समाज में बदलाव लाया जा सके, एवोल्यूशन किया जा सके, वेरिएशंस आ सके और स्पीशीज की कंटिन्यूटी बरकरार रहे। कोई स्पीशीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये है रिप्रोडक्शन की आवश्यकता, क्योंकि आज जो हम हैं कल हम नहीं रहेंगे, तो हमारे पीछे हमारी जायदाद के रूप में हमारे डीएनए प्रिजर्व रहने चाहिए। हमारा जो डीएनए हमारी संतानों में चला जाता है वो डीएनए संतानों से प्रिजर्व रहता है। तो जब स्पीशीज रिप्रोड्यूस करती है तो उसकी कंटिन्यूटी एंश्योर की जाती है और इसी से एवोल्यूशन होता है, ठीक है जी। सबके बारे में बात करेंगे बेटा, एस्ट्रोजन की बात भी करेंगे, एंड्रोजन की बात भी करेंगे। अपनी अपनी उत्सुकताओं को, अपनी अपनी जिज्ञासाओं को काबू में रखो, अपने आप को कंट्रोल करो। कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल, नियंत्रण, आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में अगर आत्म नियंत्रण खो दोगे तो बहुत जल्दी प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा बेटा। प्री मैच्योर इजैकुलेशन से बचो, आपको प्री मैच्योरली कुछ भी नहीं होने देना है। हर चीज का निश्चित समय है, समय के हिसाब से चलिए, समय से आगे भागोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, पछतावा होगा आपको। इसलिए पछतावे से बचें, पछतावे से बचें, फास्ट आगे बढ़ने से बचें, आराम आराम से चलें, धीरे धीरे चलें, हौले हौले से चलें। जल्दबाजी नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से चलो बेटा, समय से चलेंगे, समय के साथ चलेंगे, ठीक है ना। हर चीज का समय निर्धारित है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समय से पहले हो जाए, क्योंकि समय से पहले केवल एक ही चीज होती है, मैंने आपको बताया। समय से पहले होने वाली हर चीज को हम प्री मैच्योर कहते हैं। कई बार प्री मैच्योर बेबीज भी हो जाते हैं, 9 महीने के बजाय 7वें महीने में ही बच्चे का जन्म कराना पड़ जाता है। लेकिन प्री मैच्योर होना, जल्दबाजी मचाना नुकसानदायक हो सकता है। लापरवाही का नतीजा तो आप जानते ही हो। अच्छा, क्या क्या बुलवाते रहते हो तुम लोग? कहते हैं क्या बोल दिया सर? अरे भाई मैं कह रहा हूँ क्या क्या बुलवाते रहते हो, मास्टर साहब को छेड़ते क्यों तुम लोग? आराम आराम से पढ़ो ना, धीरे धीरे पढ़ो यार, बुला देते हो तुम लोग। आराम आराम से पढ़ो पहले। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हम लोगों ने करी थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था मैंने बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स है, सीक्वेंसेस हैं। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में आपने देखा, सुना, समझा कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ, ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, विविपेरस कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर विविपेरस। ये सारे लोग विविपेरस होते हैं, विविपेरस, ठीक है जी। तो ये जो विविपेरस जन्म देने वाले लोग होते हैं ह्यूमंस, इनमें रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है। अगर आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, लैंगिक प्रजनन का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे आप देखिए कुछ सीक्वेंस है, आप इन सीक्वेंसेस को ध्यान में रखें। पूरा का पूरा जो प्रजनन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी मेजर इवेंट होती है फर्टिलाइजेशन। और उसी फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे हम पूरे कांसेप्ट को 3 स्टेप्स में, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो इन इवेंट्स को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ये बातें हमने करी थी, ये फर्टिलाइजेशन इवेंट है। दूसरी जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं, पहली प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरी फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है, फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं उन्हें कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेटाइन इवेंट्स कहते हैं। ध्यान से सुने, बस बस अब चुपचाप ध्यान से पढ़े, चुपचाप ध्यान से पढ़ेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है, ध्यान से, प्यार से, आराम से, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उसको वापस फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं आपके सामने, ताकि ये रिफ्रेशमेंट देने के बाद, जैसे ही रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाए उसके बाद शुरुआत हो जाएगी आज की क्लास की। आगे बढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हम लोग चैट बॉक्स को ऑफ कर देंगे। यस बेटा, वेरी गुड। ओए राजू प्यार ना करियो, डरियो दिल टूट जाता है। ओए राजू
प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। तो दिल टूटने नहीं देंगे, दिल दीवाना है आपका, इसलिए परेशान ना होइए, चुपचाप ध्यान से सुनिए। साउंड कितना बढ़ा देगा पगले, साउंड नहीं बढ़ाएंगे, चुपचाप सुने, ध्यान से सुने। साउंड इससे ज्यादा करेंगे तो आपके ईयर पिन्ना में, आपके ईयर ड्रम से होता हुआ, जो ईयर पिन्ना से होता हुआ साउंड है वो ऑडिटरी कैनाल में जब जाएगा, ऑडिटरी ड्रम में हाईली ऐसे तेज वाइब्रेशन करेगा, मैलियस इनका स्टेप से हिल जाएंगे और ओवर विंडो पे जाकर के वो इतना तेजी से टकराएगा कि इनर ईयर के अंदर का जो मसाला है वो टूट फूट हो जाएगा। इनर ईयर अगर बर्बाद हो गया तो ऑडिटरी नर्व कहां मैसेज ले जाएगी, टेम्पोरल नर्व तक वो मैसेज पहुंचेगा ही नहीं और बहरा बना जाएगा भाई साहब, बहरा बना जाएगा। इसलिए साउंड को आराम से सुने, धीरे-धीरे सुने, हौली-हौली सुने, मजेदार सुने, ध्यान से सुने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन मेजर इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीटों का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, पुरुष में होता है स्पर्म का फॉर्मेशन और महिलाओं में होता है ओवम का फॉर्मेशन। मेल्स में इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जहां शुक्राणु का निर्माण होता है, जहां मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा oogenesis होती है, जहां अंडे का निर्माण होता है, oogenesis होती है, जहां ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म और ओवा का बनना गैमेटोजेनेसिस है, नर में स्पर्मेटोजेनेसिस और मादाओं में oogenesis होती है, अंडाणु जनन होता है। उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर, जिसे एनसीईआरटी ने टर्म दिया है, इसे इनसेमिनेट करना कहते हैं, इनसेमिनेशन कहते हैं। आपने कई सारे नेशन सुने होंगे, कोई यूनाइटेड नेशन है तो कोई नेशन है, यहाँ पे इनसेमिनेशन है। कौन सा नेशन है? इनसेमिनेशन। इंसेमिनेट करना यानी ट्रांसफर करना, जिसमें नर अपने सीमेन को फीमेल की बॉडी में, वजाइना के टीब में सीमेन को ट्रांसफर करता है, सो दैट कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। मतलब अगला स्टेप है फर्टिलाइजेशन का, जहां ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में मिलते हैं और एक बेबी की पहली सेल, बेबी की लाइफ की पहली सेल जाइगोट का निर्माण किया जाता है। और ये जाइगोट जब बन जाता है, डिप्लॉइड कोशिका बन जाती है, उसके अंदर कोशिकीय विभाजन शुरू होता है, क्लीवेज शुरू होता है। उसके बाद वो इम्प्लांटेशन करता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जिसे कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से ब्लास्टोसिस्ट अटैच करना कहा जाता है। इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक जो ग्रोथ होती है, जहां हाथ पैर आपका नाक बनते हैं, उसे गेस्टेशन कहते हैं। और जब चाइल्ड बर्थ होती है, लास्ट स्टेप होता है, इसे कहते हैं चाइल्ड बर्थ। तो ये सारी इवेंट्स हमें डिटेल में पढ़नी है। कहानी अगर हम समझने की कोशिश करें, मेल और फीमेल की लाइफ में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होता है। प्यूबर्टी की अलग-अलग एज होती है, जिसमें मेल और फीमेल के गैमीट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फीमेल अपने ओवम को रिलीज करना शुरू कर देती है, मेल अपने स्पर्म को बनाना शुरू कर देता है, और उस प्यूबर्टी के बाद उनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो अगर हम कहें ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के कंप्लीट प्रोसेस में ये मेजर इवेंट्स होती है, जिनको तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये सारी कहानियां ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। और अब हम शुरू करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल के गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। फीमेल में oogenesis बर्थ से पहले शुरू हो जाती है, मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो प्यूबर्टी आने के बाद होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होती है, आफ्टर बर्थ शुरू होती है। जब मेल्स में प्यूबर्टी आ जाती है तो प्यूबर्टी आने के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होता है मेल्स में। लेकिन ये oogenesis फीमेल्स में बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। ये जो ओवम का फॉर्मेशन है बर्थ से पहले शुरू हो जाता है और मेनोपॉज के बाद स्टॉप। लेकिन मेल्स के केस में स्पर्म पूरी जिंदगी बनता रहता है। ये भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो बाकी इंसेमिनेशन और ये सब प्रोसेस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्यूबर्टी कंपेयर करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट करते हैं तो आप देखोगे मेल और फीमेल्स में, अगर हम देखें मेल और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जहां पे डक्ट्स आती है, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स आती है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन गैमीट्स या हार्मोन्स नहीं बनाती। वो ये होती हैं मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या प्यूबर्टी में आने वाले कैरेक्टर। जब मेल और फीमेल की प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी में दिखने वाले कैरेक्टर आपको ये दिखाई देते हैं, बाहर से दिखने वाले फीचर है, इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। लो पिच वाली वॉइस होती है, मेल्स में बियर्ड आ जाती है, ब्रॉड शोल्डर हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, नैरो हिप्स, हिप्स वाला पोर्शन कंपैरेटिवली नैरो होता है, लेकिन फीमेल्स में हिप्स ब्रॉड हो जाती है, पेल्विस चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां गर्भाशय जहां यूट्रस जो होता है वो बड़ा होने लगता है, क्योंकि ये वो जगह है जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, इसलिए यूट्रस एनलार्जमेंट हो जाता है। शोल्डर जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, वॉइस फेस स्मूथ और हाई पिच वॉइस हो जाती है। ये सारे फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। नर और मादाओं में इस तरीके से कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्यूबर्टी आने के बाद। तो यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई थी। हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमंस में, ये होता है वेल डेवलप्ड, पूर्णतया विकसित हो जाता है प्यूबर्टी आने के बाद। इट इज वेल डेवलप्ड एंड इट इंक्लूड्स, इसके अंदर पाए जाते हैं, इट इंक्लूड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो मेल हो या फीमेल, दोनों में प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। मैंने बताया था आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो प्राइम इंपॉर्टेंस का है। जैसे कि मेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, प्राइमरी जो है वो होता है टेस्टिस। यहाँ पे हम बात करें तो टेस्टिस को एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि वन पेयर, एक जोड़ी होती है ह्यूमन मेल्स में, एक जोड़ी टेस्टिस होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती है, स्क्रोटम में पाई जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। वन पेयर इन नंबर, कैसा होता है? वन पेयर इन नंबर, इसका नंबर होता है एक जोड़ी। कितना होता है? एक जोड़ी होती है, ओवल शेप की होती है। कैसी होती है? ओवल शेप्ड होती है, अंडे के आकार की होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कैसी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी है, अंडे के आकार की होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। टेस्टिस एक जोड़ी होती है और लोकेटेड होती है बॉडी में एब्डोमेन से बाहर। और ह्यूमन में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि इन ह्यूमंस, इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन ह्यूमंस टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती है। ऐसी होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती है। और मैंने बताया था टेंपरेचर के बेसिस पे होता है। ये केस जो है ये टेंपरेचर के लिए है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेंपरेचर रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इसलिए ह्यूमन ने अपनी टेस्टिस को लोअर साइड में डिसेंड कर दिया। याद रखेंगे, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर नहीं लिखा हो तो जरूर लिखेंगे, द डिसेंड ऑफ टेस्टिस। डिसेंड जो टेस्टिस का नीचे जाना होता है, डिसेंड ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस
takes place during the seventh month of फीटल लाइफ। जब बेबी मदर बॉडी में होता है, फीटल लाइफ में होता है, तो उस टाइम पे डिसेंट ऑफ टेस्टिस की डिसेंडेंस जो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम के अंदर होती है, उस थैले में होती है। दिस डिसेंट ऑफ टेस्टिस टेक प्लेस ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ फीटल लाइफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन जिसे कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में टेस्टिस की डिसेंडेंस 7वें महीने में जब बच्चा मदर बॉडी में होता है तभी हो जाती है, तभी ये डिसेंडेंस हो जाती है। लेकिन अगर ये डिसेंडेंस किसी कारणवश नहीं हो पाई या टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो, तो ऐसी कंडीशन में एक टर्म यूज किया जाता है जिसे कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। देखिए जरा ध्यान से, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म ये एक टर्म है ह्यूमन के टेस्टिस में। अगर किसी वजह से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्री मैच्योर बर्थ, कई बार बच्चे का जन्म 7वें महीने में ही हो जाता है, कई बार बच्चों का जन्म 7वें महीने में ही हो जाता है, और कई बार ये जन्म 8वें महीने में होता है, मतलब 9 मंथ के टाइम पूरा करने से पहले प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है। कई बार टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो चाहिए वो अमाउंट नहीं होती है, इस वजह से भी एक टर्म यूज किया है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, कोई भी ऐसी चीज जो छिपी हुई है उसे क्रिप्टो कहा जाता है। ऑर्किड का मतलब यहाँ टेस्टिस से लिया गया है, तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब होता है हिडन टेस्टिस। मतलब अगर किसी इंसान में देयर इज फेलियर टू डिसेंड द टेस्टिस, अगर किसी इंसान की टेस्टिस का डिसेंडेंस वो नहीं हो पाता है तो उसे कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इस फेलियर में टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाती और ऐसे में स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता, स्पर्म का प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है, इनहिबिट हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। और कई बार मेल्स के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में जब टेस्टिस रह जाती है तो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमेन के अंदर ट्यूमर भी बन सकती है। मेल्स स्टेराइल हो जाते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन जब खत्म हो जाता है, तो ऐसे में मेल्स में इनफर्टिलिटी का ये वन ऑफ द कॉमन कॉज, या स्टेरिलिटी, इट इज द कॉज ऑफ मेल स्टेरिलिटी, वन ऑफ द कॉज रिलेटेड टू वन ऑफ द कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, या मेल में स्टेराइल हो जाते हैं मेल्स। वन ऑफ द कॉज ऑफ मेल स्टेरिलिटी, मेल में स्टेरिलिटी का ये कॉज है। स्टेराइल का मतलब मेल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, अदर फंक्शनल गैमेट्स का प्रोडक्शन मेल्स नहीं कर पाते, इसे कहते हैं स्टेरिलिटी। स्टेराइल हो गया, नपुंसक हो चुका है वो मेल, तो ऐसी कंडीशन का कॉज क्या है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इज वन कॉज। क्या है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म? अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाती है, अगर लो लेवल ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है, या फिर प्री मैच्योर बर्थ हो गई है, जन्म का जो टाइम है वो बर्थ का टाइम है नॉर्मल टाइम से पहले हो चुकी है बर्थ, तो इसी को कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो टेस्टिस से संबंधित कुछ बातें मैंने कहा, टेस्टिस ओवर होती है, एब्डोमेन से बाहर होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल के पीछे रिक्वायरमेंट है टेंपरेचर की 2 से 2.5 डिग्री टेंपरेचर लेस चाहिए। इतनी बात सबको समझ आ गई मेरे बच्चों को? इतनी बात सबको समझ आई है? तो चैट बॉक्स से एक बार आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से बताएं, जल्दी बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है? राजू नहीं, राहुल, ओए राहुल मेरा बेटा है तू, मेरा बच्चा है तू, जल्दी बताओ क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आई है? चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताएं। क्लियर है? समझेंद्र, फेलियर टू डिसेंड द टेस्टिस क्या होती है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होती है, ये समझ आ चुकी है सबको? अगर ये कंडीशंस अगर ठीक नहीं हुई तो फेलियर हो सकती है टेस्टिस की डिसेंडेंस, और इसकी वजह से मेल्स में स्टेरिलिटी का ये काउज रह जाता है, यही कॉज बन जाता है। डन, वेरी गुड। क्लियरेंद्र बाहुबली, बहुतेंद्र बाहुबली, बहुत बढ़िया। टेंपरेचर मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था बेटा, अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में लिखवाया था। बॉडी का टेंपरेचर नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेस्टिस के अंदर, स्क्रोटम के अंदर बॉडी के टेंपरेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेंपरेचर मिलता है, मतलब लगभग 34.5 डिग्री टेंपरेचर, मतलब 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रहता है स्क्रोटम में, जो नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, ये पिछली कक्षा में लिखवाया था मेरे बच्चों। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी बताता हूँ। चित्र के द्वारा भी मैंने काफी बातें आपको समझाई थी, बताई थी, ध्यान से सुनेंगे। चित्र के द्वारा भी मैंने आपको काफी बातें बताई थी, और जरा फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये मान ले किसी नर का पेनिस है और ये उसका स्क्रोटम है, ये पेनाइल पार्ट है। इस पेनाइल पार्ट के बाद जो स्क्रोटम मैंने कहा था रिंकल्ड स्किन होती है, यहाँ पे झुर्रीदार स्किन होती है, और इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, और इसमें सैक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्क्रोटल सैक। यही सैक है जिस सैक के अंदर वो अंडे जैसे आकार की टेस्टिस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। अंडे के आकार की टेस्टिस जो होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे ये अंडे के आकार की टेस्टिस आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये जो अंडे के आकार की टेस्टिस आपको दिखाई दे रही है स्क्रोटम के अंदर छिपी हुई है, और यहाँ से डक्ट सिस्टम पाइपलाइन होता है जो स्पर्म को कैरी करके यहाँ से ऐसे लेकर के जाता है, और ये बाहर निकलने का रास्ता देता है इसे यूरेथ्रा के थ्रू। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो ये जो थैला है इसी को कहते हैं स्क्रोटम। ये थैला जो दिख रहा है इसे कहते हैं स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम में जो सैक होता है उसे कहते हैं स्क्रोटल सैक। तो पहले ये थैला देखें, रिंकल्ड स्किन वाला ये थैला देखें, पहले रिंकल्ड स्किन वाला ये थैला देखें जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं। ये हमने भी पिछले क्लास में ये भी पढ़ लिया। इस थैले का नाम रख दिया स्क्रोटम, प्यार से हम इसे स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्रोटम कहते हैं। ये है स्क्रोटम, और मैंने पहले भी बताया टम मतलब टमी से बना, टमी मतलब थैला। इस थैले में ये पाउच जो दिख रहा है, इस पाउच को, सैक को कहते हैं स्क्रोटल सैक। एक स्क्रोटम में 2 स्क्रोटल सैक होते हैं। क्या होते हैं? स्क्रोटल सैक होते हैं, और हर सैक के अंदर एक प्यारी सी गोलू सी सुंदर सी टेस्टिस होती है। एक स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस होती है। एक स्क्रोटल सैक में कितनी टेस्टिस है? एक टेस्टिस पाई जाती है। तो ये रही एक टेस्टिस, तो ये बात आपको समझ आ गई थी? ठीक है जी। अभी देखिए एक और बात बताई थी। ये लटका हुआ जो थैला दिख रहा है, ये जो लटकेला थैला दिख रहा है स्क्रोटम जिसका नाम है, सामने से जरा इसको देखें, सामने से इस थैले को देखें, ये इसके अंदर की तरफ आपको एक पार्शियल एक मेम्ब्रेन, ये सेप्टम जैसा दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सेप्टा, रैफी कहते हैं इसको। अंदर से टेस्टिस को, स्क्रोटम को 2 साइड में 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। ये अंदर से स्क्रोटम को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। ये हमने बना ली एक प्यारी टेस्टिस एक साइड पे, और दूसरे साइड पे हमने दूसरी प्यारी टेस्टिस बना ली। दोनों अंडे के आकार की बनाते हैं। ये 2 अंडे जो हमने बना दिए, ये 2 अंडे के आकार का जो स्ट्रक्चर हमने बना लिया, यही है वो टेस्टिस जिसकी बात हम इतनी देर से करे जा रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उससे जाकर के ये कनेक्ट हो रहा है। एब्डोमिनल कैविटी में ये कैनाल जो होती है जो इसे कनेक्ट कर रही है, इस कैनाल को हम कहते हैं
इंग्विनल कैनाल, इस कैनाल का नाम हमने क्या रखा था, इस कैनाल को हमने इंग्विनल कैनाल रख दिया था। मतलब अगर ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है, ये है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी है। ध्यान से सुनिए, कुछ बातें करनी है यहाँ पे, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी है बाकी। जो कंसेप्ट है जरूरी, उनका अभी कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन है बाकी। जरा ध्यान से देखें, एब्डोमिनल कैविटी और ये रही टेस्टिस का चैम्बर जिसे हमने नाम दिया स्क्रोटम, स्क्रोटम है। और मैंने कहा स्क्रोटम है तो स्क्रोटम के बाहर जो है ये आपको हेयर स्किन दिखाई दे जाती है, यहाँ हेयर्स दिखते हैं, ये रिंकल्ड स्किन है, हेयर्स दिख जाएंगे, ये सब तो बहुत बेसिक चीज है। झुर्रियों वाली ये जो स्किन वाला सैक होता है स्क्रोटम, इस कैनाल को मैंने बताया था जो इसे कम्युनिकेट करती है एब्डोमिनल कैविटी से, इसका नाम होता है इंग्विनल कैनाल। क्या कहा था इसको, इसको कहा था मैंने इंग्विनल, इंग्विनल कैनाल। इसी कैनाल से जो डक्ट होती है, पाइप जो होती है, हर टेस्टिस की अपनी पाइप जो होती है, वो भी टेस्टिस की अपनी पाइप जो होती है, जैसे मान लो ये रही एक टेस्टिस, तो इस टेस्टिस की अपनी पाइपलाइन जो होगी, इस टेस्टिस की अपनी पाइपलाइन जो होगी वो भी इधर से ही होकर के जाती है, और ये जो टेस्टिस दूसरी वाली है इसकी भी पाइपलाइन जो अपनी है वो भी इसी इंग्विनल कैनाल से होकर के जाती है। ये देखो, इसी इंग्विनल कैनाल से टेस्टिस की अपनी पाइपलाइन जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ जो ब्लड सप्लाई आती है, नर्व सप्लाई आती है, वो भी इसी इंग्विनल कैनाल से आती है। तो इंग्विनल कैनाल अपने अपने साइड की कैनाल है, ये अपने अपने साइड की कैनाल है। जैसे ये एक टेस्टिस का साइड है अपना, ये देखें यहाँ एक टेस्टिस के लिए ये अपनी कैनाल लेकर के जा रहा है, ये देखें ये जो पार्ट है ये अपनी टेस्टिस का अलग से एक ट्यूब लेकर के जा रहा है। अरे भाई, ये एक टेस्टिस की ट्यूब इधर से जा रही है, एक टेस्टिस की ट्यूब इधर से जा रही है, और दोनों इंग्विनल कैनाल से होकर के गुजरती है। इसी इंग्विनल कैनाल में नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी होकर के आती है। और इतना ही नहीं, एक और खासियत बताता हूं, ध्यान से सुनिए। टेस्टिस के चारों तरफ से, टेस्टिस के चारों तरफ से आपको, टेस्टिस के चारों तरफ ये जो मैं एडिशनल अब स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये कुछ मसल्स होती हैं, ये कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टेस्टिस के अराउंड होते हैं, टेस्टिस के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। ये मस्कुलेचर, ये मसल्स होती हैं, ये देखिए ये मसल्स होती हैं जो नीचे से टेस्टिस के चारों तरफ पाई जाती हैं, और ऊपर से कुछ ऐसी मसल्स भी होती हैं जो यहाँ से स्ट्रेट, ये देखें यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे खिंचाव लेकर के आई हुई है। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, यहाँ दो टाइप्स ऑफ, दो ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं जो एब्डोमेन से, एक देखें ऊपर से खिंची हुई आई है, ये एब्डोमेन से ऊपर से खिंची हुई मसल्स का एक ग्रुप आया हुआ है, और एक मसल जो टेस्टिस के चारों तरफ पाई जाती है। यहाँ पे दो तरह की मसल्स होंगी, दो तरह की मसल्स होती हैं जो टेस्टिस की पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ध्यान से लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, टू टाइप्स ऑफ मसल्स, दो प्रकार की मसल्स होती हैं। टेस्टिस के आसपास के इलाके में दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक होती है जिसे कहते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर है ये, और दूसरी होती है जिसे डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। सीएम है और डीएम है, याद रखेंगे, ऊपर कुर्सी जिसकी है वो है सीएम, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ऊपर है, डीएम की कुर्सी नीचे है। डीएम मतलब यहाँ पे डार्टोज मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है, यहाँ पे डार्टोज मसल होती है। और टीएम का मतलब होता है क्रीमास्टर मसल। कौन सी मसल, क्रीमास्टर। ये दो तरह की मसल है, याद रखेंगे। टेस्टिस के आसपास के एरिया में मस्कुलर स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जो कि ये दोनों मसल्स टेस्टिस की पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। गर्मी और सर्दी के अनुसार, जब बहुत गर्मी हो और बहुत सर्दी हो, ध्यान से सर्दियों का मौसम आने वाला है, सर्दियों के मौसम में कुछ महान वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया होगा कि जो स्क्रोटम है, वो स्क्रोटम जो है वो काफी कॉन्ट्रैक्ट सा कर गया है, टाइट सा हो गया है, छोटा हो गया उसका एरिया। जो स्क्रोटम है वो एब्डोमेन के बहुत क्लोज हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसी फीलिंग करते हैं जैसे टेस्टिस ही पता नहीं कहां चली गई, लोगों की गायब ही हो गई। ऐसी फीलिंग की जहां पे लटके हुए स्क्रोटम जो थे वो छोटे से टाइट सैक की तरह, कॉन्ट्रैक्टेड सैक की तरह हो जाते हैं। मतलब कोल्ड में और हॉट सीजन में आपने देखा होगा, हॉट वेदर जब होते हैं तो स्क्रोटम एकदम ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, एकदम लूज हो जाते हैं। मतलब क्या बताऊं मैं लूज का क्या एग्जांपल आपको बताऊं, कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं वो भी आपको बता देता। ध्यान से सुनिए, कह रहा ये स्किन जो है, चलो चित्रों से तो हम समझा ही सकते हैं, चित्रों की भाषा तो आप समझते हो। ये देखो, बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है ना बेटा, बहुत ज्यादा गर्मियां जब होती हैं तो ये जो लूज स्किन है और लूज हो जाती है। बहुत गर्मी में और लूज हो जाती है, ये जो गर्मी जब आती है तो ये स्किन और ज्यादा लूज हो जाती है, स्क्रोटम एकदम ढीले हो जाते हैं। बहुत गर्मी में ये स्क्रोटम एकदम ढीले, और जब बहुत सर्दी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो ये स्क्रोटम एकदम टाइट और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाता है। अब समझ आ रहा है, ये जो ढीलापन आया, ये जो ढीलापन आया, ये हीट में आया, और जो कसाव आया ये सर्दियों में आया। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये हॉट वेदर में जब टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर जब होता है आसपास का, जब हॉट वेदर होता है, हॉट वेदर जब होता है तो ऐसा, और कोल्ड वेदर में ऐसा। एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड में ये दोनों मसल्स मिलकर के काम करती हैं। एक्सट्रीम हॉट जब होता है भाई साहब, एकदम हॉट एनवायरनमेंट जब होता है, गर्मी बाहर बहुत ज्यादा पड़ जाती है, बॉडी हीट ज्यादा रेडिएट करने लगती है, ऐसे में स्क्रोटम और दूर हो जाता है, क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर वैसे ही हाई है और बॉडी हीट रेडिएट कर रही है। उससे बचाव करने के लिए टेस्टिस को लूज कर दिया जाता है, स्क्रोटम को लूज कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे, दोनों मसल, बोथ सीएम एंड डीएम, वो जो क्रीमास्टर मसल और डार्टोज मसल्स हैं, ये दोनों की दोनों मसल्स रिलैक्स्ड स्टेट में रहती हैं, एकदम रिलैक्स्ड हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। और ऐसे में इसके वजह से एब्डोमेन से जब ये दूर चला जाता है तो इससे इसका टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा और कम हो जाता है। गर्मियों की बात है, ढीलापन आ जाता है। और जब यही सर्दियां आती हैं, कोल्ड वेदर आते हैं, तो वही सीएम और डीएम, क्योंकि बॉडी से जो हीट है, चारों तरफ का एनवायरनमेंट कह रहा है ठंडा हो रखा है, तो बॉडी से हीट लेने के लिए, ठंडा लेने के लिए ये थोड़ा एब्डोमेन से क्लोज हो जाता है। बॉडी से गर्मी लेने के लिए, बॉडी की हीट, तो बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो ठंडा हो गया है, उस ठंडे टेम्परेचर के दौरान स्पर्म में फ्रीजिंग ना हो जाए, बर्फ के गोले ना बन जाए, इसके लिए टेस्टिस क्लोज हो जाती है एब्डोमेन के। तो कोल्ड में बोथ सीएम एंड डीएम ये दोनों कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाती है। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो मोर हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड। इसकी वजह से इन्हें गर्माहट मिलती है, गर्माहट मिलती है। इसीलिए कहा जाता है आपके जो अंडरगारमेंट जो आप पहनते हो वो बहुत ज्यादा ना तो टाइट हो ताकि एकदम उबल जाए आपके टेस्टिस, और बहुत ज्यादा लूज भी ना हो कि ठंड के टाइम पे एकदम से परेशान हो जाए। एक नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो आपको फिट पैक कर सके, फिट सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, केवल सपोर्टिंग फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम टाइट कर दिया है, बात कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, फ्राई कर दिया है, स्पर्म का प्रोडक्शन ही खत्म कर दिया। तो थोड़ा नॉर्मल फिटिंग वाले कपड़े ही पहनना चाहिए। गर्मियों और सर्दियों में अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए।
तो नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान ये दोनों मसल्स सपोर्ट करती है। याद रखेंगे, बोथ ऑफ दीज मसल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ टेस्टिस। क्या करती है? बोथ ऑफ दीज मसल्स मेंटेन द पोजीशन ऑफ टेस्टिस। ये दोनों मसल्स मिल करके हेल्प करती हैं, मेंटेन करती हैं द पोजीशन। क्या करती हैं? पोजीशन को मेंटेन करती हैं ऑफ टेस्टिस। मैंने कहा बहुत गर्मी होगी तो लूज हो जाएंगी, बहुत ठंड होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। समझ आ गया? तो एक बार चैट बॉक्स को फिर से हिला डालें, चैट बॉक्स को बिल्कुल बता डालें। यहां तक की बात बिल्कुल समझ आ चुकी है। स्क्रोटम का लूज होना और स्क्रोटम का टाइट होना गर्मी और सर्दी में बेटर है, कैसे है? समझ आ गया तो बता दे जल्दी से। बोलो भाई, यहां तक की बात एकदम चेक, एकदम समझ में आ गई? टेम्परेचर की जरूरत समझ में आ गई? बोलो बोलो भाई, एकदम समझ आ गया? ठीक समझ आया? ये हम सब की समझने वाली बात है, हम सब के जीवन का अत्यंत आवश्यक टॉपिक है, इसीलिए बच्चों को इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट भी बहुत आता है। टीचर के पढ़ाने से पहले बच्चों ने 5 बार पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी जब टीचर पढ़ाता है तो कई सारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, कई सारी बातें जो दिमाग में सवाल के रूप में रहती है वो सवाल भी क्लियर हो जाते हैं। उन सवाल का भी डाउट टीचर क्लियर कर देता है, इसलिए क्लास करना कितना आवश्यक है आपको समझ में आ गया होगा। क्लास करना कितना आवश्यक है ये आपको समझ आ चुका होगा, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये तो हो गई पोजीशनिंग की बात, कैसे पोजीशन को मेंटेन किया जाता है। मैंने बताया 2 तरह की मसल है। सीएम को मैंने ऊपर बैठा रखा है, चीफ मिनिस्टर साहब ऊपर बैठे हुए हैं और डीएम साहब नीचे ले बैठे हैं। इसे कहते हैं डाल्टोज मसल और इसे कहते हैं क्रीमास्टर मसल, सीएम कहते हैं। ठीक है? कुछ एनिमल में और भी सुने, अभी तो रुको मास्टर साहब और बताएंगे। देखो, इन सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट की बात करें, व्हेल की बात करें, डॉल्फिन्स की बात करें और अंडे देने वाले मैमल्स की बात करें, एग लेइंग मैमल्स की बात करें। अंडे देने वाले मैमल्स भी होते हैं कुछ। एग लेइंग मैमल्स में देखें तो इन लोगों में, इन सब एनिमल्स जैसे एलिफेंट, व्हेल, डॉल्फिन, एग लेइंग मैमल्स, टेस्टिस इज एब्डोमिनल। कैसी होती है? एब्डोमिनल होती है। एब्डोमिनल, दैट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से मैमल्स ऐसे हैं। वैसे तो सारे मैमल्स में स्क्रोटम पाया जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस उस स्क्रोटम में लोकेटेड होती है, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जहां टेस्टिस जो होती है वो बॉडी के अंदर ही एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। उस एग्जांपल में एलिफेंट है, व्हेल है, डॉल्फिन और एग लेइंग मैमल्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे करके आप नोट कर सकते हो, बस याद करने के लिए। ये छोटा सा एक पॉइंट है जिसको आप याद कर सकते हो, केवल याद करने का पॉइंट है ये। ठीक है? इससे ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेस्टिस की कहानी आप देखेंगे। वॉल ऑफ द टेस्टिस समझते हैं। क्या समझते हैं? वॉल ऑफ द टेस्टिस, वॉल ऑफ द टेस्टिस। अब हम एक टेस्टिस की वॉल को समझते हैं जरा। उसकी वॉल में क्या क्या खास चीजें होती हैं जरा उसको देख लेते हैं। देखें जरा, एक टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें हम सभी लोग, ये देखें, जैसे कि मैंने कहा ओवल शेप की होती है, अंडे के आकार की, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अगर आप ऐसे समझें तो ये टेस्टिस की वॉल अभी मैं समझा रहा हूं आपको टेस्टिस की वॉल की जानकारी दी जा रही है। तो अगर आप टेस्टिस को देखेंगे तो एक तरफ मैंने व्हाइट कलर से बनाया है एक स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ जो है ये मैंने ये येलो कलर से ये एरिया बना दिया है। ये जो येलो कलर का एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये डक्ट सिस्टम वाला पार्ट है। मतलब टेस्टिस की जो वॉल होती है उसमें एक साइड से कंप्लीट लेयर होती है, दूसरा साइड खुला होता है टेस्टिस का। तो ये जो बाहर वाली वॉल दिखाई दे रही है, ये व्हाइट कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है, सबसे बाहर वाली लेयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं टेस्टिस में ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है टेस्टिस को कई सारे कमरों में डिवाइड कर देती है। आप देखेंगे ये टेस्टिस जो होती है वो कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। ये देखो, अगर आप एक टेस्टिस को समझें तो ये एक टेस्टिस कई सारे कंपार्टमेंट में, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टेस्टिस को कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। लगभग 250 कमरे होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। एक सिंगल टेस्टिस में ऐसे करके 250 कमरे होते हैं। और ये जो वॉल दिख रही है, इस वॉल को कहते हैं, जो व्हाइट कलर है इसका ना, इसमें एल्ब्यूमिन की तरह, एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन एग व्हाइट को कहते हैं, उसी तरह अंडे के व्हाइट को एग व्हाइट जैसे एल्ब्यूमिन का है, उसी से इसको कंपेयर किया। यहाँ पे व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना हुआ स्ट्रक्चर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जैसा दिखता है, इसका नाम रख दिया है ट्यूनिका। ट्यूनिक मतलब होती है लेयर, जो ब्लड वेसल में भी पढ़ा था, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना। तो ट्यूनिका मतलब होता है लेयर्स, फर्म कवरिंग जो होती है, जो फर्मली अटैच्ड कवरिंग होती है उसको ट्यूनिका कहते हैं। तो वो ट्यूनिका हो गई। एल्ब्यूजिनिया क्यों कहा है? क्योंकि व्हाइट फाइबर से बनी होती है, एल्ब्यूमिनस व्हाइट होता है ये। और यही व्हाइट फाइबर ये इसे इस टेस्टिस को कमरों में, ये देखें, ऐसे करके लगभग 250 कमरों में डिवाइड करते हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है। वॉल ऑफ द टेस्टिस में सबसे ये जो व्हाइट कलर वाला लेयर है, इसके ऊपर भी एक कवर होता है। व्हाइट कलर वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी एक कवर होता है। अगर आप देखो, ये देखें, व्हाइट वाले के बाहर एक कवरिंग होती है। ये आउटर कवरिंग जो टेस्टिस की बनाई गई है, ये वाली, ये मैंने एक पिंकी सी कवरिंग बना दी है एल्ब्यूजिनिया के बाहर। तो टेस्टिस में 3 लेयर होती है बेसिकली अगर देखी जाए तो। सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको दिख रही है जो पिंक कलर की, इसको हम ट्यूनिका वैजिनैलिस कहते हैं। मिडिल वाली जो व्हाइट कलर वाली दिख रही है इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स की सप्लाई जिस एरिया में होती है, एपिथेलिया की जो एरिया होती है जहां ब्लड सप्लाई आती है, ये जो कंपार्टमेंट में रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है इनर मोस्ट लाइनिंग टेस्टिस की लाइन में अंदर की लाइन। तो जो रेड कलर वाला एरिया दिख रहा है, जो रेड कारपेट हमने बिछाई है टेस्टिस के अंदर, ये होती है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ब्लड वेसल्स से बनी हुई ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ये है वैस्क्यूलोसा। तो याद रखिए टेस्टिस में ये 3 लेयर्स होती हैं। लेयर वॉल वाइज अगर मैं बताऊं तो आउटर मोस्ट वॉल का नाम है ट्यूनिका वैजिनैलिस। ट्यूनिका वैजिनैलिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर है। ये यूं कहते हैं कि ये पेरिटोनियम की कवरिंग है। बॉडी में एक पेरिटोनियम की लेयर होती है, वो पेरिटोनियम की लेयर ये बनाती है, जिसको कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। जो दूसरी लेयर मैंने बताई मिडिल लेयर, इसका नाम होता है ट्यूनिका मैंने कहा एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिन जैसे व्हाइट दिखती है इसलिए नाम रख दिया एल्ब्यूजिनिया। और इसी एल्ब्यूजिनिया ने डिवाइड किया है कमरों में। व्हाइट कोलेजन फाइबर की बनी होती है, इसलिए लिख दूंगा व्हाइट कोलेजिनस लेयर है। कैसी लेयर है? कोलेजिनस लेयर है।
व्हाइट फाइबर की बनी होती है, और हाईली वैस्कुलराइज्ड इनर मोस्ट जो होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। वैस्कुलर लेयर है इसलिए वैस्क्यूलोसा नाम है। ब्लड वेसल से सप्लाई होती है, तो टेस्टिस की वॉल में 3 लेयर्स हो गई। मैंने कहा एल्ब्यूजिनिया क्या करती है, कई सारे कंपार्टमेंट्स में टेस्टिस को डिवाइड कर देती है। इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं या टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं। आप लिखोगे ये जो कमरे दिख रहे हैं, मैंने कहा 250 कमरे, लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स, इनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो लोब्यूल है, एक सिंगल लोब्यूल की मैं बात करूं, इसके अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट पाई जाती है, जिसे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। 1 से 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आपको अंदर दिखाई देंगे। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो 1 से 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये देखें, ये उनकी डक्ट्स है। ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल की पाइप है जिसके थ्रू स्पर्म का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसे कहते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। और मैंने कहा एक सिंगल कंपार्टमेंट कमरे के अंदर 1 या 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स, इनका नाम होता है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाईली फोल्डेड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स, इनका नाम है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखें, 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 ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ये है साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, तो इसी में तो स्पर्म बनेगा। स्पर्म प्रोडक्शन की साइट यही होती है, तो आप इसे मार्क करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का नाम लिख रहे हैं, इसे कहते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने क्या कहा, एक टेस्टिस के अंदर कई सारे कमरे हैं, 200 to 250 कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल में ईच लोब्यूल विद 1 to 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ज्यादा फोल्डेड होंगे, जितना ज्यादा फोल्डिंग होगी सरफेस एरिया उतना ज्यादा, उतना ही ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन करेंगे। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कही जाती है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। साइट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, यही वो जगह है जहां स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। साइट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन क्या है? ये है साइट ऑफ, दिस इज द साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म प्रोडक्शन। तो स्पर्म प्रोडक्शन कहां होता है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं? ये वो स्ट्रक्चर है जो कि कंपार्टमेंट कमरे हैं। टेस्टिस के अंदर के कमरों को सेमाइनिफेरस लोब्यूल्स कहा जाता है, और हर लोब्यूल के अंदर ढेर सारे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 3। तो मतलब अगर हम लोब्स की बात करते हैं टेस्टिकुलर लोब की, तो ये लोब, टेस्टिकुलर लोब जो होंगे उन लोब्यूल्स में 250 कमरे, जैसे मैंने कहा 250 कमरे हैं, हर कमरे में 1 से लेकर के 3 लोग सो सकते हैं। 1 से 3 लोग सो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा एक टेस्टिस में कितने लोग, कितने सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, तो 1 से 3 मतलब 250 से लेकर के उसका 3 गुना, लगभग 750। कितने हो सकते हैं? 250 से 750 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में हो सकते हैं, और उनके अंदर मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स का प्रोडक्शन चलता रहता है। जब स्पर्म बन जाते हैं तो इन पाइप्स के थ्रू, इन डक्ट्स के थ्रू उन स्पर्म्स को भेजा जाता है बाहर, उस स्थान पर जहां पे ये सब के इन सब के स्पर्म्स आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इस कुएं को, इस जगह को, जो कि एक नेटवर्क बनाता है, कई सारे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क यहाँ पे आके खुलता है। इस जगह का नाम होता है रेटी टेस्टिस। एक नेटवर्क है, ये 4 गुना हुआ है, जहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं, जितने भी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने कहा 250 से 750 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। तो ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब इकट्ठे होते हैं, एक नेटवर्क, एक जाल सा बनता है, उस जाल का नाम है रेटी टेस्टिस। और उस रेटी टेस्टिस से फिर पाइपलाइंस निकलती हैं, कई सारी पाइपलाइंस निकलती हैं, 10 से 14, लगभग ये 10 से 14 पाइप निकलती है। ये देखें, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रही है, 10 से 14 पाइपें होती है ये, और इन्हीं पाइपों से स्पर्म्स पहुंचता है एक और साइट पे, जिसका नाम होता है स्टोरेज साइट। जब स्पर्म पूरी तरह से मेल्स में टेस्टिस के अंदर बन जाते हैं, तो वो बने हुए स्पर्म्स जिस जगह पे लाकर के स्टोर किए जाते हैं, उस स्टोरेज साइट का नाम होता है एपिडाइडमिस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस। तो आप देखेंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको टेस्टिस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, ये रही एपिडिडिमिस, ये है एपिडिडिमिस, जो कि हाईली फोल्डेड कन्वोल्यूटेड। अगर वैसे देखोगे तो ये 6 मीटर लंबा होता है, लेकिन फोल्डिंग की वजह से पता ही नहीं चल रहा, इतना लंबा हिस्सा जो यहाँ पे 6 मीटर यहाँ पे इकट्ठा होकर के फोल्ड होकर के रखा हुआ है, जो कि अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके बारे में हम लेंथ तभी देख सकते हैं जब इसे बाहर निकाला जाएगा। और फिर जब आप इसे बाहर निकालोगे तो यहाँ से जो पाइप जिसके थ्रू ये बाहर निकलते हैं स्पर्म्स, इसे कहते हैं वास डिफरेंस। ये जो अगली डक्ट है, इसका नाम है वास डिफरेंस। तो टेस्टिस के अंदर के पार्ट और ये बाहर के पार्ट्स में आप देखो, ये डक्ट सिस्टम, ये पाइपलाइंस है, जो मेजर डक्ट, जिनका नाम अगर आप देखो तो इसका नाम है वास डिफरेंस। इसका नाम है वास डिफरेंस। इसे कहते हैं एपिडिडिमिस, इसे कहते हैं एपिडिडिमिस, इसे कहते हैं रेटी टेस्टिस, इसे कहते हैं रेटी टेस्टिस, और इसे कहते हैं वासा डिफरेंशिया। तो मैं नाम मेंशन कर रहा हूं डक्ट्स के, पाइप्स के। इन पाइप्स के नाम लिख देता हूं। ये है एपिडिडाइमिस, एपिडाइडमिस। दूसरा ये देखें, इसका नाम है वासा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया। ये जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये नेटवर्क जिसे हमने कहा, इसका नाम है रेटी टेस्टिस। क्या नाम है? रेटी टेस्टिस। कई सारे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स की डक्ट जब इकट्ठी होती है तो एक नेटवर्क बनाती है, उसे रेटी टेस्टिस कहते हैं। ये जो डक्ट बाहर निकल रही है इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसे हम ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूली रेक्टी। जैसे मैंने कहा, ये रही सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रही सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, हाईली कन्वोल्यूटेड, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट बाहर निकलती है, इसे कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। अगर कंफ्यूजन है इसलिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नोट कर लेंगे। एक है साइट जहां पे स्पर्म बनता है, इसे कहते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है। और ये जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। क्या कहा मैंने कहा कई सारी ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जब इकट्ठी होंगी तो रेटी टेस्टिस बनेगी। रेटी टेस्टिस जब इकट्ठी होगी तो ये बाहर निकालेगी, अपनी डक्ट को बाहर निकालेगी वासा डिफरेंशिया के थ्रू, और फिर स्पर्म्स स्टोर हो जाएंगे जिस चैम्बर में, उसका नाम होता है एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस वो जगह है जहां पे स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। जब वो टेस्टिस के अंदर बन जाते हैं तो यहां पे लाकर के स्टोर किया जाता है। इजैक्युलेशन से पहले स्पर्म्स जिस जगह स्टोर होते हैं उसका नाम है एपिडाइडमिस।
फिर एपिडाइडिमिस पुन स्पर्म्स को इजैकुलेशन के समय, गैमीट ट्रांसफर के समय वास डिफरेंस से बाहर निकालता है। ये देखो, ये वास डिफरेंस कनेक्टेड है एपिडाइडिमिस से। ये चित्र समझ आ चुका है सबको, ये पोजीशन सबको समझ आ चुकी है, वॉल ऑफ द टेस्टिस सबको समझ आ चुकी है। ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्बिजिनिया, बाहर से अंदर की तरफ, सबसे पहले वेजिनालिस है बाहर की तरफ, फिर आती है एल्बिजिनिया और फिर आती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई सबको? क्लियरेंद्र बाहुबली हो चुका है सबको? ये कौन है भाई? ये किसने रोक दी हमारी क्लास? कौन कमबख्त है जिसने हमारी क्लास रोकने की जरूरत करी? कौन कमबख्त है जिसने क्लास को पाउज कर दिया भाई? बोलो, इतना समझ आया? एपिडिडिमिस को मैंने बताया, ये बहुत सबसे लंबी डक्ट है, 6 मीटर लंबी होती है, सबसे लंबी डक्ट है ये, 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये देखें, बोलो। तो टेस्टिस की वॉल, टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर्स, ये कमरे, इन कमरों के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स, यहां तक की बात बिल्कुल समझ आ चुकी है। समझेंद्र बाहुबली, क्लियरेंद्र बाहुबली, डॉक्टरेंद्र बाहुबली, एकदम अच्छे से समझ आ गया सब कुछ। एक एक बात क्लियर होते रहनी चाहिए, एक एक बात क्लियर होते रहनी चाहिए। ये देखें, ये यहाँ पे इस डक्ट सिस्टम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर ये कमरे जो दिख रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा है। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और हर लोब्यूल में लगभग 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। मैंने कहा कमरे कितने हैं? 200 से 250, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? एक लोब्यूल में 1 से 3 होते हैं। इन ईच कंपार्टमेंट, ईच लोब्यूल के अंदर 1 से 3 होते हैं। और ये जो लेयर होती है, व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, उसे एल्बुजिनिया कहते हैं। ये जो नेटवर्क दिख रहा है, इसे राटी टेस्टिस कहते हैं। और ऊपर की तरफ हेड ऑफ एपिडाइडिमिस, मतलब इसे हम केवल एपिडाइडिमिस लिखें, सारे पार्ट्स का नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूं, आपको अलग से समझाऊंगा। और ये जो बाहर निकलने वाला रास्ता है, इसको हमने वास डिफरेंस कहा है। और ये जो पाइप दिख रही है, इसे हमने वासा इफरेंशिया कहा है। क्या कहा है? इसको हम वासा इफरेंशिया कहते हैं। तो ये है वासा इफरेंशिया। ये सारे के सारे लोग जो हैं, जो रेटी टेस्टिस से बाहर स्पर्म को लेकर के जा रहे हैं, इन्हें कहते हैं वासा इफरेंशिया। ये सारे वासा इफरेंशिया हैं। कौन है? वासा इफरेंशिया है। ये वासा इफरेंशिया है, ये वासा इफरेंशिया है। तो ये चीज यहाँ डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चले, आगे चले बच्चों। अरे नहीं रे पगले, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जॉन बेगा डॉन। भाई सिंगुलर और प्लूरल का नाम भी तो कुछ होता है। एक वचन और बहुवचन सुना है? एक वचन और बहुवचन सुना है? जैसे अगर कहूं एक लड़का, एक वचन हो गया, दुई लड़के, दुई वचन हो गया, ढेर सारे लड़के, बहुवचन। तो जब हम टेस्टिस को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो ईएस लिखते हैं, टीईएस लिखते हैं। सिंगल की बात करते हैं, एक वचन में जब लिखते हैं तो उसको हम आईएस लिखते हैं। एक वचन में आईएस, बहुवचन में ईएस। बस एक वचन, दुई वचन, एक वचन, दुई वचन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, बच्चन ही बच्चन, बच्चन ही बच्चन। समझ आया? टोटल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस के अंदर कितना हो जाएगा? 250 से 750। दोनों टेस्टिस मिला के कितना हो जाएगा भाई? 250 प्लस 250, 500, 750 प्लस 750 मतलब 1500। तो 500 से 1500 टोटल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, दोनों टेस्टिस मिला करके। अरे भाई, इतना गणित तो आप लगा ही सकते हो। ये देखो, ये है एक स्क्रोटम, एक स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस। इन दोनों को अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो इसको हम टेस्टिस कहेंगे। एक को टेस्टिस कहोगे और दोनों को टेस्टिस कहोगे, ईएस कहोगे। क्या कहोगे? जब इन दोनों को लिखोगे, मेरे गणितज्ञों, मेरे साइंटिस्टों, प्लूरल फॉर्म में जब लिखोगे तो दोनों को मिला करके द्विट होती है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं टीईएस, टीईएस। बस खत्म। अब कह रहे हैं एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं? टोटल 250 से 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में। ईच टेस्टिस हैव सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 250 से 250, 750। तो दोनों मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 500 से 1500 हो जाएगा। बस सिंपल। समझ आ गया? समझ आ गया? मजा आ गया? मस्ती करो मत, मास्टर साहब से मस्ती करते हो तुम लोग। अपने ही मास्टर मिले मस्ती करने के लिए, अपना ही मास्टर साहब मिले हैं मस्ती करने के लिए, और कोई नहीं मिला है। मास्टर साहब का ही मजाक उड़ाओगे तुम लोग? बोलो भाई, अपने ही मास्टर का कोई मजाक उड़ाता है, अपने ही मास्टर साहब का कोई मजाक उड़ाता है। मस्ती नहीं करने का, बदमाशी नहीं करने का, बदमाशी नहीं करने का, बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं करने का। बदमाशी करेगा, बदमाशी करेगा तो मास्टर बहुत मोरेगा, बदमाशी करेगा तो मास्टर बहुत मोरेगा। इसी पे एक शेर है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक शेर है, इरशाद लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मजा आ गया? बदमाशी से याद आया, बदमाशी से याद आया है, मस्ती से याद आया है। शेर के लिए अर्ज करेंगे, इरशाद लिखेंगे सभी लोग। पहले इरशाद लिखेंगे, इरशाद, इरशाद लिखे तब मजा आएगा। इरशाद लिखो, इरशाद, जल्दी बोलो इरशाद, मस्ती, इरशाद, इरशाद, इरशाद। ध्यान से सुने, ध्यान से, मस्त मस्त एकदम बेहतरीन वाला। एक बार एक शायर साहब आए थे, उनको पर्चे पे लिखा हुआ कहा गया शेर सुनाने के लिए। पर्चे पे लिखा हुआ, उनको खुद शायरी आती नहीं थी, उनको शायरी नहीं आती थी, तो उन्हें किसी शायर की जगह लिखा हुआ शेर सुनाने के लिए बोला गया। शायरी नहीं आती थी, शायरी नहीं आती थी, उन्हें शायरी बोलने के लिए बोला गया। शायरी के बोल थे, शायरी के बोल थे, ना शिकवा करूंगा, ना शिकवा करूंगा, ना कोई गीला करूंगा, ना शिकवा करूंगा, ना गीला करूंगा, तुम सलामत रहो ये दुआ करूंगा, तुम सलामत रहो ये दुआ करूंगा। ना शिकवा करूंगा, ना गीला करूंगा, तुम सलामत रहो मैं दुआ करूंगा। तो उन भाई साहब ने पढ़ा कैसे? ध्यान से सुने। उन भाई साहब ने असली बोल के कैसे, उस असली बोल को कैसे पढ़ा? ध्यान से सुनेंगे। उन भाई साहब को, उन भाई साहब ने किस तरीके से बोला? मस्ती वाले भाई साहब थे वो, उन्होंने कैसे बोला? ध्यान से सुने। ना सूखा कोरेगा, ना सूखा कोरेगा, सूखा मतलब ड्राई, वहां शिकवा की बात की गई थी, यहाँ पे वो ड्राइनेस की बात कर रहे हैं। ना सूखा कोरेगा, ना गीला कोरेगा, मतलब ना तो ड्राई करेगा ना तो वेट करेगा। ना सूखा कोरेगा, ना गीला कोरेगा, तुम साला मौत रहो, तुम साला मौत रहो। तुम रहो या ना रहो यार, फर्क नहीं पड़ता, तुम साला मौत रहो, हम दुआ करेगा, हम दुआ करेगा। ना सूखा कोरेगा, ना गीला कोरेगा, तुम साला मौत रहो, हम दुआ करेगा, हम दुआ करेगा। उसी तरह मास्टर से कोई भी सूखा और गीला नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई मस्ती नहीं करेगा मास्टर से। अगर मस्ती करेगा, बदमाशी करेगा तो मास्टर तुम लोग को बहुत कूटेगा, मास्टर तुम लोग को बहुत कूटेगा। बस चले आगे।
पढ़ाई से हटके कोई बात नहीं होगी। मोस्ती नहीं, मास्टर साहब से मोस्ती नहीं, ध्यान से सुने। चलो भैया, अब चित्र बनाने का समय हो चुका है। चित्र बनाने के लिए सभी लोग तैयार। बेहतरीन सा खूबसूरत सा, आज अंदर की बात बाहर होगी, लेकिन अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए, ये कला बाहर नहीं जानी चाहिए, ये मुजस्सिमा बाहर नहीं जाना चाहिए। अजीब सा मुजस्सिमा, बेहतरीन सा मुजस्सिमा, एक ऐसी कारीगरी होने जा रही है, बेहतरीन सी कारीगरी होने जा रही है। हमारी क्लास के अंदर की बात है, कोई किसी से नहीं बोलेगा, कोई किसी से नहीं बोलेगा, कोई किसी से नहीं बोलेगा, कोई किसी से नहीं बोलेगा। ध्यान से बस सुनता रहेगा। रेडी रेडी रेडी, करते हैं चित्र, चित्र की बात करते हैं। चित्र की यहां से शुरू करते हैं। ना सूखा कोरेगा, ना गीला कोरेगा, ना सूखा कोरेगा, ना गीला कोरेगा, तुम साला मत रहो, हम दुआ कोरेगा, तुम साला मत रहो, हम दुआ कोरेगा, ना सूखा कोरेगा, ना गीला कोरेगा, तुम साला मत रहो, तुम साला मत रहो, हम दुआ कोरेगा, दुआ कोरेगा, दुआ कोरेगा, दुआ कोरेगा, ओ ला 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 ला, डे 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 डे, झुकी झुकी सी नजर, बेकरारी है कि नहीं, दबा दबा से सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी। ये तो सब लोग जानते ही होंगे, ये सबका पुराना रिश्तेदार, सबका जान पहचान वाला, सबको जानने वाला, ये है यूरेटर। किडनी से कनेक्टेड था ये यूरेटर, जो यूरिन लेकर के आता है और मिलता है यूरिनरी ब्लैडर से। कहां से मिलता है? यूरिनरी ब्लैडर से मिलता है। और अभी कहानी किसकी चल रही है? अभी बात चल रही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जहां पे ये जो पाइप हमारे पास है, ये जो पाइप हमारे पास है भाई साहब, ये पाइप यहां से चल करके काफी दूर से चल करके आई और यहां देखिए ब्लैडर के सामने से, ब्लैडर के जस्ट ऊपर से ऐसे यूरेटर से ऐसे लूप बना रही है एब्डोमिनल कैविटी के। ये देखिए यहां टेस्टिस से निकली और आकर के ब्लैडर के ऊपर से ऐसे आकर के घूम करके ऐसे इधर से भी ये आएगी और इधर से होती हुई, इधर से ये पाइप होती हुई, ये जो पाइप है यूरेटर के सामने से गुजरती हुई जाएगी। ये देखें, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। ये भी देखें, ये पुल सा थरथरा रही है, थर थर कर रही है। ये देखें, ये पाइप लाइन इकट्ठी हो गई। ये पाइप थोड़ा ज्यादा जल्दी मैंने इकट्ठी करती हूं ना, थोड़ा और नीचे से करते हैं, यहां से करें, ये लो, यहां से करें। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल का थरथराता। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा कर दिया इधर इस एरिया में। इधर हमने वास्ट डिफरेंस को थोड़ा मोटा कर दिया है, क्योंकि कारण है उसके पीछे, वो भी बताएंगे अभी आपको, वो भी कारण अभी आपको बताएंगे। यहाँ देखें, इस पाइप से एक और स्ट्रक्चर जुड़ेला हुआ है। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक एक बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। ये हर बात करेंगे जो आपको जरूरी हो, आपके जानने के लिए जो आपको जरूरी हो। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मार साहब जय हो। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। देखें, थोड़ा सा कलाकारी करनी पड़ रही है समझाने के लिए ना। और बाकी आपको बताइए, मास्टर साहब जहां मौका मिलता है वहां डायग्राम बनाने से चूकते नहीं है। मास्टर साहब को डायग्राम बनाने को मिले तो मास्टर साहब चूकेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये हम बना रहे हैं, टेस्टिस से पाइप निकली और ऊपर से होकर के ब्लैडर के साथ ये जो यूरेटर है उसके साथ क्रॉस करके नीचे आई है। और फाइनली अब देखेंगे, अब यहाँ पे तस्वीर सी कुछ बदलती सी नजर आ रही है, तस्वीर कुछ बदलती सी नजर आ रही है। ये पाइप यहाँ सीधी जा रही है, वाह 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 वाह, ये पाइप यहाँ सीधी जा रही है, तस्वीर कुछ बदलती सी नजर आ रही है और ये पाइप यहाँ सीधी सी निकलती जा रही है। और इस पाइप में इधर से सफेदी की चमकार जगाई गई है, इस पाइप में सफेदी की चमकार जगाई जा रही है, वाह वाह, अरे तो शायर बन गए कई दिन। फिर देखिए, अब देखिए, मजा तो तब है जब इस ब्लैडर के जस्ट नीचे, इस ब्लैडर के जस्ट नीचे जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है वो भी यहीं पे बना दिया जाए। ये देखिए, यहीं पे एक ग्लैंड, मजा नहीं आया यार, इसको हम ऐसे बनाएं कि मजा भी आए ना। ये एक ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है, जिसको हम सभी जानते हैं, ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। मजा आई ना यार, पहले हम प्रोस्टेट ही क्यों ना बना दें। यस, और अब हम इसको भर देते हैं कलर से, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से। ये भर दिया। अब देखो, ये बन गया प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद यहाँ पे जो हमको बनानी है, मटर के दाने के आकार की दो पाइपलाइन यहाँ पे भी जोड़नी है भाई। ये देखो, ये बना दी इधर से, ये बना दी इधर से, एक जोड़ी ये भी बन गई। मतलब पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं? पूरा स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी, छोड़ेगा कुछ नहीं। ये देखें, अब देखें, इस यूरेथ्रा के साथ हमको अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, यूरिन जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से मेल्स में स्पर्म, सीमेन भी तो इसी रास्ते से जाता है भाई। ये देखें, सीमेन नहीं, सीमेन है ये देखें, ये इसी रास्ते से जा रहा है। इस रास्ते पे कोरोना क्राउन जैसा ये स्वैलन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्वैलन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कोरोना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्राउन। ये देखें, पाइप को हम नहीं छोड़ेंगे, पाइप तो समझाते ही चलेंगे। डक्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कौन सी डक्ट इसमें क्या लेकर के जा रही है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम कलरेंद्र बाहुबली भर देते हैं, ग्लैंसेंद्र बाहुबली, ये भर दिया हमने, कलल भर दिया, कलल। और बाहर से हम इसको स्किन बना देते हैं, इसके बाहर का जो हिस्सा है यहाँ पे हम स्किन बना देते हैं, ये बाहर की तरफ स्किन बना देते हैं। ये है ग्लांस, ग्लांस के ऊपर फोर स्किन,
अगर आप पेनाइल पार्ट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम दिस पोर्शन, खाली समझने के लिए इन सारे पार्ट्स को मैं अलग अलग बना करके दिखा रहा हूं, नहीं तो सीधा एनसीईआरटी वाला चित्र भी दिखा सकता था, लेकिन चित्र दिखाने से बेटर आपको ये पोजीशनिंग समझ में आ जाएगी कौन कहां कैसे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, इतनी जानकारी सबको हो गई है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के फॉर्म में मेल्स में जो होता है उसे कहते हैं टेस्टिस। एक सिंगल है तो टेस्टिस है, दो है तो टीईएस लिख देता है, बस यही फर्क है। उसके बाद यहां से जो मैंने बताया आपको पाइपलाइन सिस्टम जो होती है, ये मैंने बताया वास्ट डिफरेंस है, कौन है ये है वास्ट डिफरेंस। तो ये वास्ट डिफरेंस है और ये एपिडिडिमिस है। तो वास्ट डिफरेंस ही बाहर जाती है, एपिडिडिमिस तक तो हमने पढ़ाई हुआ था। एपिडिडिमिस के तीन पार्ट होते हैं, ऊपर का हिस्सा हेड होता है, कैपेट कहते हैं, बीच वाला बॉडी होता है और नीचे वाला टेल होता है। चाहो तो लिख लोगे, बहुत मजा आएगा लिखने में, तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको पढ़े लिखे लोगों, पढ़ी लिखी जनता है, ये है कैपेट, कैप जैसा हेड है, फिर आता है कॉर्पस और फिर आता है कॉर्डा। तो कंफ्यूजन ना हो इसके पहले मैं एपिडिडिमिस के बारे में लिख देता हूं। ये है कैपेट, कैपेट ये है कॉर्पस बॉडी, और ये है टेल ऑफ एपिडिडिमिस। ये है कैपेट, हेड ऑफ एपिडाइडमिस, इसे कहते हैं हेड ऑफ एपिडाइडमिस। ये होता है कॉर्पस मतलब बॉडी, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी ऑफ एपिडिडिमिस। और फिर आता है कॉर्डा, CAUDA। जहां जहां कॉर्डा आपने पढ़ा होगा, कॉर्डा का मतलब होता है टेल। क्या होता है? कॉर्डा का मतलब होता है टेल। तो ये तीनों पार्ट एपिडिडिमिस के तीन पोर्शन होते हैं, एपिडिडिमिस के तीन पार्ट्स होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं एपिडिडिमिस। तो एपिडिडिमिस के तीन पार्ट्स होते हैं। एपिडिडिमिस का सबसे नीचे वाला हिस्सा कॉर्डा है, कॉर्डा से जुड़ा हुआ है ये जो पाइप आप देख पा रहे हो, इस पाइप का नाम है वास्ट डिफरेंस। क्या नाम होता है? इसे कहते हैं वास्ट डिफरेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी डक्ट है, कौन सा ऐसा पाइप है डिफरेंस का, कौन सा ऐसा पाइप है जो कि एपिडिडिमिस से टेस्टिस के मतलब स्क्रोटम से निकल करके एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। कहां जा रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है। और एब्डोमिनल कैविटी से होता हुआ यूरेटर के पास, ये रही यूरेटर, ये है यूरेटर्स और ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर से होता हुआ, यूरेटर के बगल से गुजरता हुआ ये पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर पहुंचता है और वहीं से फिर यहां से आकर के यूरेथ्रा वाली डक्ट से कनेक्ट हो जाता है। उस डक्ट का नाम है वास्ट डिफरेंस, उसका नाम है वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस जब यहां यूरेटर से क्रॉस करती है तो नीचे आकर के ऐसा फूला हुआ हिस्सा बनाती है। इस सोलेन पार्ट को कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस, इसे कहते हैं अम्प्यूला, इसे कहते हैं अम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस। ज्यादातर पोर्शन में जहां-जहां भी एम्प्यूला लिखा होता है उसका मतलब वाइड चैनल या वाइड कैनाल, कोई भी कैनाल वाइड चौड़ी सी होती है उसके लिए जनरली एम्प्यूला टर्म यूज किया जाता है। डायलेटेड पोर्शन, वाइड पोर्शन को एम्प्यूला कहा जाता है। तो इसे आप एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वास्ट डिफरेंस कह सकते हो। अब ये जो एम्प्यूला है एक ग्लैंड से कनेक्ट हो रही है। आप देखो यहाँ पे ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो पीछे की तरफ डायरेक्टेड होती है। इस ग्लैंड को कहते हैं सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड का नाम क्या है भाई? इस ग्लैंड का नाम है स्टेमाइनल। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ग्लैंड है ये, डायग्राम में ही पूछ दिया कौन सी ग्लैंड है, आप बताओ कि सेमिनल वेसिकल है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है पूरा सीमेन जो बाहर निकलता है उस ग्लैंडुलर सीक्रेशन में 70%, 60 से 70% कंट्रीब्यूशन अकेले यही ग्लैंड करती है। 60 to 70% कंट्रीब्यूशन अकेले इसी ग्लैंड का होता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? नंबर में एक जोड़ी होती है, एक इधर दो होती है। और जब ये सेमिनल वेसिकल इस वास्ट डिफरेंस से ज्वाइन करती है, ये देखें सेमिनल वेसिकल वास्ट डिफरेंस को ज्वाइन करती है तो एक कॉमन डक्ट बनती है। इस डक्ट का नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो एक इधर से इजैकुलेटरी डक्ट आपको दिखेगी, एक इजैकुलेटरी डक्ट इधर दिख रही है और एक इजैकुलेटरी डक्ट इधर दिख रही है। सीधी सीधी बात बताऊं तो साइड में भी आपको समझा सकता हूं मैं। ये रही वास्ट डिफरेंस, ये रही वास्ट डिफरेंस, ये रहा एम्प्यूला, ये रहा एम्प्यूला, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। क्यों डक्ट? ये देखें एम्प्यूला से जुड़ गई सेमिनल वेसिकल, ये देखें। तो जब एम्प्यूला से सेमिनल वेसिकल जुड़ जाती है, एम्प्यूला से सेमिनल वेसिकल जुड़ जाती है, ये सेमिनल वेसिकल जुड़ गई एम्प्यूला से, ये सेमिनल वेसिकल थी, ये वास्ट डिफरेंस है, ये रही वास्ट डिफरेंस, ये रही सेमिनल वेसिकल और ये बन गई इजैकुलेटरी डक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इजैकुलेटरी डक्ट कितनी होती है? दो इजैकुलेटरी डक्ट है, एक ये, तो दो इजैकुलेटरी डक्ट यहां पे हम मार्क कर सकते हैं। एक इजैकुलेटरी डक्ट ये रही, एक इजैकुलेटरी डक्ट ये रही, तो ये रही डक्ट जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो अब कभी-कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का करेक्ट रास्ता बताएं। तो टेस्टिस से बाहर एपिडाइडमिस, फिर आएगा ये वास्ट डिफरेंस, ये आएगा एम्प्यूला, फिर आएगी इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखिए ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे जो दिख रही है, इस पाइप का नाम होता है यूरेथ्रा। इस पाइप को क्या कहते हैं? इस पाइप को हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसका नाम क्या है जी? इसे कहते हैं यूरेथ्रा। ह्यूमन मेल्स में इसी यूरेथ्रा से स्पर्म भी जा सकता है और इसी रास्ते से यूरिन भी जाता है। मतलब ये कॉमन पैसेज है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। कॉमन ट्रांसपोर्ट होता है, कॉमन पैसेज होता है, इट इज कॉमन पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। यहीं से स्पर्म भी जाता है एंड इस यहां से ही यूरिन भी जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी ऐसी रिप्रोडक्टिव डक्ट है ह्यूमंस में, मेल्स में, जिससे स्पर्म और यूरिन दोनों जाता है, उसका नाम होता है यूरेथ्रा। इसीलिए इस यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। Which duct in human males is urinogenital duct? urethra। और वो केवल मेल्स में। स्पर्म यूरिन एक ही रास्ते से जाता है, यहां से यूरिन, इधर से स्पर्म। और इसी ब्लैडर के जस्ट नीचे ब्लैडर के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होती है, एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इस ग्लैंड का? इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है स्पर्म के लिए मात्र, ये है 60 to 70% कंट्रीब्यूट करती है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कंट्रीब्यूट करती है लगभग 25 से 30%। इसका कंट्रीब्यूशन 25 से 30% का होता है टोटल सीमेन में। और तीसरी ग्लैंड जो आपको मटर के दाने के आकार की दिखाई दे रही है, इस ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ग्लैंड को कहते हैं काउपर्स या इसी का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि यूरेथ्रा से कनेक्टेड है इसलिए इसको बल्बो यूरेथ्रल, बल्ब की तरह होती है, नाम पड़ा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम पड़ा? इसका नाम पड़ा बल्बो यूरेथ्रल। थोड़ा और मोटा लिख देते हैं यहाँ पे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो केवल और केवल 5% कंट्रीब्यूट करती है। खाली 5% कंट्रीब्यूशन, 5 से 10% या खाली 5% लिखे कोई दिक्कत नहीं।
कॉपर्स ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कंट्रीब्यूट करती है 5 से 10%, 25 से 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन है और सेमिनल वेसिकल 70 60 से 70% है। नंबर में देखें तो सेमिनल वेसिकल एक जोड़ी दिखाई दे रही है, वन पेयर है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल मास होता है, कई सारे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, बट ग्लैंड केवल एक ही होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी वन पेयर है, सेमिनल वेसिकल भी वन पेयर है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी वन पेयर है, पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। यहां से ये सारा कुछ इसी पाइप से, पिंक कलर की पाइप से बाहर आता है। इस पॉइंट को, इस ओपनिंग को कहते हैं यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, इसे कहते हैं यूरिनो। यूरिन भी यहीं से आ रही है और इस यूरिन के साथ साथ यूरिनोजेनाइटल अपर्चर एक होल बनता है, इसे अपर्चर कहते हैं। इधर से ही यूरिन और स्पर्म बाहर निकलता है, तो ये है यूरिनोजेनाइटल अपर्चर जो कि कनेक्टेड है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जब खुल रहा है। इसको मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसी को कहते हैं पेनिस। मेल्स का एक्सटर्नल जेनिटलिया बनाता है, वो बनाता है वो यही पेनिस। इस पेनिस का सबसे बाहर वाला हिस्सा बल्ब जैसा फूला हुआ है, इस बल्ब जैसे फूले हुए हिस्से का नाम होता है, इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। इस बल्ब जैसे फूले हुए हिस्से का नाम होता है ग्लैंस पेनिस। और इसके ऊपर जो स्किन की कवर दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको जो स्किन की कवर दिखाई देती है, इस ग्लैंस के ऊपर स्किन का कवर होता है, इसे कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोर स्किन। इसी को प्रीप्यूस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे प्रीप्यूस कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हाथ से बनाया हुआ एक डायग्राम आपके सामने रखा गया है ताकि आप पोजीशन समझ सकें। अगर डायग्राम पोजीशन से रिलेटेड आ जाए कि इसमें से कौन कहां लोकेटेड होता है, फंक्शन वाइज अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्म कहां बनता है, बताओ टेस्टिस पे बनता है। स्पर्म बनने के बाद कहां स्टोर हो जाता है, इसमें स्टोर हो जाता है। एपिडाइडल में जो सबसे बड़ा पार्ट है, लेंथ वाइज देखें तो 6 मीटर का होता है। उसके बाद ये कहां से जाता है, वास्ट डिफरेंस से जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से होकर के यूरेटर से क्रॉस करता हुआ इजेक्यूलेटरी डक्ट बनाता है और इजेक्यूलेटरी डक्ट से फिर यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाता है। यूरेथ्रा में यूरिन भी जाती है और स्पर्म भी जाते हैं अलग-अलग टाइम पे। इजेक्यूलेशन के दौरान स्पर्म जब ट्रांसपोर्ट होता है उस समय यूरिन का ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यूरेथ्रा में कुछ स्पेशल स्फिंक्टर्स होते हैं। ये यूरेथ्रा होती है, इसमें कुछ स्पेशल स्फिंक्टर्स होते हैं, गेटकीपर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं यूरिन के फ्लो को। जब जरूरत पड़ती है तो इसे क्लोज कर दिया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो इसे क्लोज कर दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो इसे ओपन कर दिया जाता है। यूरिन का ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है। ब्लैडर वो साइड है जहां पे यूरिन को स्टोर किया जाता है, तो यूरिन यहां से ट्रांसपोर्ट की जाती है, स्पर्म को यहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तीन तरह की ग्लैंड बताई मैंने, एक होती है सेमिनल वेसिकल, एक जोड़ी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सिंगल होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड वन पेयर होती है। ये तीनों ग्लैंड अपना कंट्रीब्यूशन करती है और पूरा मसाला जो होता है उसे सीमेन कहते हैं, सीमेन बनाती है। और फाइनली ये सीमेन इस रास्ते से बाहर निकलता है, यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। बाहर दिखने वाले मेल के इस स्ट्रक्चर को मेल का कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे पेनिस कहते हैं। सिंगल ऑर्गन है ये, कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये। इसके बाहर ये जो बल्ब जैसा फूला हुआ हिस्सा है इसे ग्लैंड्स कहते हैं, इसे ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। और इस ग्लैंड्स के ऊपर स्किन का जो कवर होता है इसे फोर स्किन या प्रीप्यूस कहा जाता है। मुझे लगता है डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। हस्त से बनाया हुआ, हस्त बना हुआ, हाथ से बना हुआ डायग्राम समझ आ गया होगा। हस्तलिखित डायग्राम है। बोलो समझ आ गई बात यहां तक सबको? ये चित्र कहां हार्ड है भाई? टेस्टिस से पाइप निकालो और यहां ले जाके पाइप को जोड़ दो। इस पाइप को सीधा डंडी से आगे बाहर निकाल दो, खत्म है कहानी। क्या क्लियर है? समझ आ गया है? लोकेशन क्लियर है? हर बात की यहां पे जो लोकेशन है ये समझ आ गई है और समझ आ गई तो आगे समझते हैं ना। एक पार्ट तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा हर टेस्टिस के अंदर लोब्यूल है और लोब्यूल के अंदर सेमिनल वेस्टिब्यूल है। जरा काट के देखते हैं आगे और बताएं आगे चले। अभी देखो ये चित्र जो है वो एनसीईआरटी का चित्र है। इस एनसीईआरटी के चित्र की पोजीशन आप देख सकते हैं सारी। ये टेस्टिस कहां है? स्क्रोटम में है। यहां से बाहर निकला मसाला, जिसे जग से बाहर निकला वो है वास्ट डिफरेंस। ये डायग्राम देखिए जरा, ये डायग्राम जरा देखो और समझने की कोशिश करो कि ये जो पाइप जो हमने निकाली थी, ये देखें, ये जो है यहां से वास्ट डिफरेंस निकली है वो यहां से ऐसे आई, फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाई, ये फूला हुआ एम्पुला बनाई और यहां से जुड़ करके अब बना लिया इजेक्यूलेटरी डक्ट। पीछे से इससे कनेक्टेड होती है एक पाइप, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल, मतलब पोजीशन वाइज ये है सेमिनल वेसिकल और ये बन गई इजेक्यूलेटरी डक्ट। दोनों तरफ से ये जुड़ी होती है और यहां यूरिन बना था, यूरिन से मिलकर के ये बन गई यूरेथ्रा और यही यूरेथ्रा ऐसे निकल के यहां बाहर चली जाएगी, पेनाइल पार्ट से यहां से बाहर चली जाएगी। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है एक और ग्लैंड जो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ब्लैडर के जस्ट नीचे दिख रही होगी, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ब्लैडर के जस्ट नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पाई जाती है। दोनों साइड में एक ये है, एक ये है, ये दोनों बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। फाइनली यूरेथ्रा से ये बाहर आता है, ग्लैंड्स पार्ट मतलब सोले पार्ट बल्ब जैसा और उसके ऊपर जो स्किन होती है इसे प्रीप्यूस या फोर स्किन कहा जाता है। तो आई थिंक ये सारी पोजीशन, ये डायग्राम और ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो ये हो गई कहानी आगे की। और इसके बाद ये देखें, अब जरा आगे समझें, थोड़ा और समझ लेते हैं छोटी सी बात। अगर हम एक टेस्टिस के अंदर देखेंगे, if we cut the TS transverse section of testicular lobule, किसका? अगर हमने testicular lobule का ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया भाई साहब, देखें जरा, अगर हमने कहा कि किसी इंसान की टेस्टिस के अंदर, जैसे हमने कहा ये रही टेस्टिस, ये तो अब आपके बाएं हाथ का खेल हो चुका होगा। ये डायग्राम तो मतलब ऐसे खटाक से आप ड्रॉ करोगे, इतना तो मतलब अब आप मजाक में करोगे। इधर देखो, इसके अंदर मैंने कहा इस टेस्टिस के अंदर जो कमरे हैं वो लगभग 250 कमरे हैं और इन कमरों के नाम है क्या? इन्हें हम लोब्यूल्स कहते हैं। मैंने कहा अगर एक लोब्यूल का सेक्शन काट लिया जाए, ये तो हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए भाई, ये पार्ट्स हुए, ये हमने सारे पार्ट्स के नाम पढ़ लिए कि ये ऐसे ऐसे कुछ होता है। ये पार्ट्स के नाम भी हमने समझ लिए कि कुछ ऐसा था। मैं कह रहा हूं कि अगर हम एक लोब्यूल का, ये एक सिंगल लोब्यूल है हमारे पास, इस सिंगल लोब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर दें, अगर इस लोब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर दें, इसको अगर सेंटर से एक कट लगा दें, चीरा लगा दें, तो आपको उस चीरे के अंदर क्या दिखेगा? ये देखें, अगर ये है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ना, सॉरी टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम है इसका। क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। मैंने कहा एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अगर आप इसके अंदर झांक के देखोगे तो आपको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन ये मिल जाएगा, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन ये मिल जाएगा और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे दिख जाएगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं एक सिंगल लोब्यूल के अंदर। ये पूरा लोब्यूल मान लो, इस पूरे घर को, इस पूरे कमरे को लोब्यूल कह दिया हमने। ये पूरा कमरा लोब्यूल है। इस लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मैंने किसी एक को लिख दिया कि ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सपोज तो इसके लिए मैंने नाम लिख दिया ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? मैंने कहा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, ये देखो इसके अंदर बड़ी स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो इलोंगेटेड सी लंबी सी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती हैं हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये स्पेशल सेल होती हैं, जिन स्पेशल सेल को हम सर्टोली सेल्स कहते हैं।
और इनके अंदर मेल जर्म सेल्स पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है। आप देखेंगे एक लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखी और हर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 स्पेशल टाइप की सेल दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। एक सेल दिखाई लंबी सी और एक दिखाऊंगा क्यूब जैसे शेप वाली। ये क्यूब जैसे शेप वाली सेल जो दिख रही है, ये क्यूबॉइडल सेल जिसे मैं कह रहा हूं दिख रही है, इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इन्हें हम मेल जर्म सेल्स कहते हैं। यही वो सेल्स है जो स्पर्म मदर सेल होती है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। इसे मेल मदर सेल या मेल जर्म सेल कहा जाता है। कुछ ऐसे आप इसको बस केवल डायग्रामेटिकली ऐसे शो करने के लिए बनाया है। तो ये है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल है, एक मैंने कहा मेल जर्म सेल, दूसरी मैंने कहा सर्टोली सेल, नर्स सेल, जो स्पर्म को नरिश करने का काम करती है। याद करोगे अगर तो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत बातें हमने करी थी कि टेस्टिस के अंदर इस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ये जो मैंने कहा एक जो सेल दिखाई दे रही है, इसमें मैंने कहा एक सेल जो दिख रही है लंबी वाली खिंची हुई सेल, इसको कहते हैं सर्टोली सेल। और दूसरी सेल जो आपको यहां दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? ये देखो, ये है सर्टोली या इसी को नर्स सेल्स कहते हैं। इसी को सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी कहते हैं। सस्टेंटेक्युलर सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल है, नर्स सेल है, स्पर्म को नरिश करती है और इसे कहते हैं मेल जर्म सेल, जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जिसे मेल जर्म सेल्स कहते हैं। ये जो मेल जर्म सेल्स है, यही स्पर्म बनाएगी आगे जाकर के। इसी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है। यही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है। यही सेल स्पर्म फॉर्मेशन करेगी। मेल गैमीट इन्हीं सेल्स से डिराइव होता है। और वहीं सर्टोली सेल का काम है नरिश करना। इट हेल्प्स इन नरिशमेंट, टू नरिश द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोवन। जो डेवलप होने वाले डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, उनको नरिश करने का काम करती है, उनकी केयर करती है, इसलिए इसको नर्स कहा गया है। ये है मेल जर्म सेल, जिसे कहा गया है स्पर्मेटोगोनिया। तो ये हो गई टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 3 है। मैंने कहा अंदर वाली सेल्स कौन सी है, वो हो गई। लेकिन इसके बाहर भी आपको सेल्स का मास, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू वाला स्पेस होता है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। और यहाँ पे भी कई सारी सेल्स पाई जाती है, एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती है। देखें, एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती है इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ये इस तरीके का सेल्स का मास पाया जाता है इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के लोब्यूल के अंदर। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें आपको ये सेल जो दिखाई दे रही है, ये एंडोक्राइन सेल्स का मास होता है। ये सेल होती है, इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन इंटरस्टिशियल सेल्स के मास को हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। लेडिक सेल्स, ये वही सेल हैं जो एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करती है, मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। एंड्रोजन प्रोडक्शन इनका मेन काम होता है। क्या करती है? एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन करती है। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करने वाली सेल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होती है, लेकिन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। ध्यान से सुनेंगे, ये इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल लोब्यूल के अंदर है, लेकिन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल से बाहर है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या प्रेजेंट है? सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। इनके बाहर जो स्पेस है, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहा गया है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल प्रेजेंट है? इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? आप देखें, इनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नाम है? इनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो रिलीज करती हैं हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन्स यहीं से प्रोड्यूस किए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन यहीं से होता है। तो ये जो स्पेस है, इसे हम स्ट्रोमल स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में जो सेल्स होती हैं, उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो टेस्टिस के लोब्यूल को आप देखोगे तो लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल होती है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल। और इनसे बाहर जो सेल्स होती है, इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। समझ आ गया तो जल्दी से टाटा बाय करने के लिए तैयार हो जाएं। विदाई लेने का समय हो चुका है। विदाई लेने का समय हो चुका है। बोलो बोलो भाई, यहां तक की बात समझ आ गई? यहां तक की बदहोशी नहीं करें, बताएं कि क्या कितनी बात क्लियर हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब टाटा बाय करने से पहले बता दें, चैट बॉक्स में जरूर से जरूर ये भर दें कि आपको ये बातें समझ आ चुकी हैं। आपका ये टीचर लाल कलर के दिलों का पैसा, आपका ये मास्टर लाल कलर के दिलों का पैसा है। तो अपने चैट बॉक्स के अंदर जरा लाल ही लालू करके एकदम लाल करके फिर टाटा बाय करते हैं, विदाई लेते हैं। विदाई लेने का समय हो चुका है, टाटा करने का समय हो चुका है। तो अब कुछ सवाल लगा लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन से काम चल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन करके तब टाटा लेते हैं। लेकिन पहला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। टेम्परेचर स्क्रोटम नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी। स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर जो स्पर्म बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, वो कौन सा टेम्परेचर है? जल्दी से बता दें कि कौन सा टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है 2 to 2.5 डिग्री अबव द बॉडी टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन है 2 to 2.5 बिलो द बॉडी टेम्परेचर। 6 to 8 डिग्री अबव द बॉडी टेम्परेचर। 8 डिग्री बिलो द बॉडी टेम्परेचर। विच ऑप्शन इज प्रो करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बाहुबली, बी फॉर बंसल सर, बी फॉर बच्चन साहब, बी फॉर पढ़ेंगे बेटा, हिंदी का बेटा पढ़ेंगे। अगली कक्षा में जब आपसे मुलाकात होगी तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट बताएंगे। ऐसे सेल्स जो इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसे कहें कि स्पर्म की सुरक्षा को इंश्योर करने वाली स्पर्म की यूनिक सेल्स होती है टेस्टिस, उन सेल्स को बचाने के लिए टेस्टिस के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होती हैं, कॉम्पिटेंट होती हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं हमारे बॉडी सेल के अंदर। उन्हें क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स भी पाई जाती है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाई जाती है, उसके साथ साथ कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती है, मतलब ऐसी सेल्स जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। पढ़ेंगे आगे, इसको बताने का नहीं है। ये देखें 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। बी ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने बंसल साहब को सही बताया है। 86% करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है? क्रिप्टोस प्लस ऑर्किडिज्म क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी की तरह। क्रिप्टो मींस होता है हिडन, छिपा हुआ, कोई ऐसी चीज जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। छिपे हुए पार्ट को हम कहते हैं
क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो क्वेश्चन पूछा है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है, आप बताएंगे किसे कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। नॉन डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस को कहेंगे, नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस को कहेंगे, रिमूवल ऑफ स्क्रोटम को कहेंगे, या ब्रेकिंग कनेक्शन ऑफ वास डिफरेंस कहेंगे। जल्दी से बताएं कि क्रिप्टो का क्या मतलब है यहाँ क्रिप्टो। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान सा सवाल था ये। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म एक ऐसा टर्म है विच इज रिलेटेड टू नॉन डिसेंडेंस ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस नॉर्मली जब डिसेंड करती है तो एब्डोमेन से डिसेंड करके स्क्रोटम में आ जाती है। ये देखिए ये इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस जो होती है, ये जो दो अंडे के आकार की टेस्टिस है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये बनती है एब्डोमिनल कैविटी में, उसके बाद इनकी डिसेंडेंस होती है, नीचे की तरफ ऐसे लटकते चले जाते हैं, मूव करते चले जाते हैं और जाकर के स्क्रोटम के अंदर फिट हो जाते हैं यहाँ। इसी को कहते हैं डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस। ये 7वें महीने के अंदर जब बच्चा 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का होता है उस समय ये कहानी चल रही होती है एंड्रोजन के इन्फ्लुएंस में। इसी डिसेंडेंस को कंट्रोल करता है एंड्रोजन। तो 7वें महीने में ही ये डिसेंडेंस हो जाती है। अगर किसी इंसान में ये फेलियर हो जाए तो इसी को कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। आंसर हो जाएगा बी फॉर अगेन बच्चन साहब, करेक्ट आंसर बी सेकंड। बहुत ही आसान सा सवाल। अगला सवाल है ट्यूबुली रेक्टी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां खुलती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ट्यूबुली रेक्टी, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये है ट्यूबुली रेक्टी। ये सारे के सारे इकट्ठे होकर के जितनी भी ट्यूबुली रेक्टी होगी एक नेटवर्क बनाती है जिसमें बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई आकर के खुलते हैं। जितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उतनी ट्यूबुली रेक्टी और उतना ही नेटवर्क बनता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूबुली रेक्टी इकट्ठी होती है, उसे नाम दिया जाता है रेटी। क्या कहते हैं उसे? रेटी टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस कहते हैं। तो रेटी टेस्टिस में करेक्ट आंसर, इस सवाल का सही जवाब बनता है रेटी टेस्टिस। तो ट्यूबुली रेक्टी ओपन इनटू रेटी टेस्टिस, डी ऑप्शन, डी फॉर दादा साहब, डी फॉर डॉक्टर साहब। अगला सवाल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्राइमरी जो होता है वो सेकेंडरी से डिफरेंस क्रिएट करता है, डिफरेंट रहता है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंट नहीं है? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऑप्शन पहले पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो डिफरेंस है, प्राइमरी डिफर फ्रॉम सेकेंडरी इन ऑल। कौन सा पॉइंट है जो डिफरेंस नहीं है? पहला प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। जैसा कि हम जानते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन करता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन नहीं करता। किसका? गैमीट और हार्मोन्स का। गैमीट और हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता। दे सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन्स भी प्राइमरी ही प्रोड्यूस करते हैं। दे टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। एक ऑप्शन जो नहीं है, जो इनके साथ नहीं मैच करता है, वो है कंडक्शन ऑफ द गैमीट। कंडक्शन ऑफ द गैमीट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट कौन करता है? ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ये करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। छोटा डॉक्टर, छोटे बाहुबली, छोटेंद्र बाहुबली विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस बार आ गए धोखा, बहुत सारे बच्चों ने गलत ऑप्शन किया, सही नहीं कर पाए। कंसेप्ट को समझने में दिक्कतेंद्र बाहुबली आ गई और आप लोगों ने यहाँ गलती कर दी। चलो चलते हैं, आज विदा लेते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की कक्षा को और एंड करते हैं आज की क्लास विद द होमवर्क, विद द डीबीपी जो आपको दी गई है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। डीबीपी नंबर 1 होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे मॉड्यूल के, जिन लोगों के पास है वो मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा ले, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप अपने एंड से एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहिए, क्लास नोट्स पढ़ते रहिए। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 6 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 4 to 6 क्वेश्चन की वेटेज यहाँ से मिल सकती है। तो ये चैप्टर अपने आप में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 नंबर कैरी करता है, लगभग 24 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हमारी तैयारी बिल्कुल रास्टिक होनी चाहिए, हर चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मार्ट साहब आपके हैं, जब तक मार्ट साहब जिंदा है तब तक आपको कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मार्ट साहब हर एक कंसेप्ट को समझाएंगे और समझाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है जी, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मुलाकात करेंगे